Everyone, I'll be providing you a very quick revision idea of qualitative analysis. ठीक है, क्लास 11th जीके बॉस और सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का एलिमेंट्री आइडिया मैं आपको बता दूं किस तरीके से आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं. ठीक है, अच्छा, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइडेंटिफिकेशन करना है आपको कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. उन एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन करने को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है. ठीक है, सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, इस चीज़ को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है. ठीक है जी. अच्छा, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करना, देन नाइट्रोजन को आइडेंटिफाई करना, सल्फर को, हेलोजन्स को और फास्फोरस को. ठीक है, ये एनसीईआरटी का पार्ट है. क्लास 11th एनसीईआरटी पे दे रखा है. ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये वाले एलिमेंट्स का डिटेक्शन आपको ध्यान में रखना है. सो कार्बन और हाइड्रोजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, सल्फर का, हेलोजन्स का और फास्फोरस का. ठीक है, अच्छा, कैसे इनका डिटेक्शन किया जाता है वन बाय वन देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट कि कार्बन्स का डिटेक्शन कैसे किया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा तभी जाके कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा. तो सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो ये होगी कि कंपाउंड के अंदर ये पता किया जाए कि क्या कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा. जो भी आपने सैंपल ले रखा है, जो भी कंपाउंड आपने ले रखा है, उस कंपाउंड को आपको हीट करना है कॉपर ऑक्साइड के साथ. ये पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी कंपाउंड आपने ले रखा है, जो भी सैंपल आपका है, जो भी सैंपल रहा होगा, उस सैंपल में अगर कार्बन प्रेजेंट है तो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ. ठीक है, जैसे ही कॉपर ऑक्साइड के साथ आप इसको हीट करेंगे, देयर इज अ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो जैसे आप हीट करेंगे, सो जो कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करना है लाइम वाटर से. अब आपको ये डिटेक्ट करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड सच में था या कोई और गैस तो नहीं था. तो इस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बना उसको आपको पास करना पड़ता है लाइम वाटर से. ठीक है, ये लाइम वाटर आपका हो जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो आपने क्या किया, लाइम वाटर ले लिया. ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये लाइम वाटर है और लाइम वाटर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया. ये CO2 आपने लाइम वाटर से पास किया एंड दिस इज लाइम वाटर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अच्छा, अब ये देखेंगे कि जो लाइम वाटर होगा ये एकदम से मिल्की हो जाएगा, इसमें टर्बिडिटी आ जाएगा. मैं और इजी करने के लिए आपको समझा देता हूँ. से मान लीजिए आपने जो पहले सोल्यूशन ले रखा है, जो लाइम वाटर आपने ले रखा है, ऐसा मान लीजिए जो लाइम वाटर आपका है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा, बिल्कुल ऐसे पानी की तरह, मान लीजिए पानी की तरह. बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इजी करने के लिए कि बच्चे को याद रहे. सब पानी की तरह इसको मान लीजिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा था और जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास गैस जो है वो पास किया गया, तो आप ये देखेंगे कि जो वाटर आपका था, ये कुल मिला के जो लाइम वाटर सोल्यूशन आपके पास था, ये एकदम से नींबू पानी की तरह हो जाएगा. जैसे आपको शॉप से जो नींबू पानी मिलता है ना, बिल्कुल मिल्की सा, बिल्कुल वैसा आपको देखने को मिल जाएगा. इसको हम टर्बिडिटी पढ़ लेते हैं. ठीक है, जो क्लाउडीनेस आ जाता है, टर्बिडिटी का मतलब क्लाउडीनेस, क्लाउडीनेस, एक मिल्कीनेस जो सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा, इसको टर्बिडिटी पढ़ लेते हैं. ये कंफर्म करता है. और ये टर्बिडिटी किसकी वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटीज बनेंगे ये मिल्की आपके देखने को मिल जाते हैं. सी, आपको पता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है चूना होता है, और अगर आप चूने को पानी में घोल देंगे तो आपको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा कलर आपको देखने को मिल जाएगा, एक मिल्किश सा कलर देखने को मिल जाता है. ये कंफर्म करता है कि कार्बन प्रेजेंट था. ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए, पहला पॉइंट आपने जान लिया. दोबारा से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए कि कैसे आप कार्बन को डिटेक्ट कर सकते हैं. सर, कार्बन की डिटेक्शन इस तरीके से होती है कि जो सैंपल आपके पास गिवन होता है, उस सैंपल को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है और हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है और ये क्या कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा, इसकी वजह से जो लाइम वाटर आपका था वो मिल्की हो जाएगा. ठीक है ना, कुल मिला के जो लाइम वाटर था वो लाइम वाटर नहीं रहेगा, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया और इसकी वजह से जो सोल्यूशन होगा उसमें मिल्कीनेस आएगा, टर्बिडिटी आएगा. दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन, राइट. नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोजन. अब आप हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, देखिए सेम तरह का प्रोसीजर होगा. जो भी आपके पास सैंपल प्रेजेंट होगा, आपको क्या करना है, उस सैंपल को हीट करना है कॉपर ऑक्साइड के साथ, बिल्कुल सेम प्रोसेस. तो जब आपने सैंपल को जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट था, उसको आपने हीट किया कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वाटर का रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज देखने को मिल जाएगा. ऊपर क्या था,
कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, और यहाँ पे किसका रिलीज होगा, वाटर का। ठीक है, अच्छा ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, आपको कुछ नहीं करना, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म के साथ ट्रीट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए मैंने ऐसा लिख लिया कि इसमें आपका CuSO4 प्रेजेंट है, CSO4 एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। एनहाइड्रस फॉर्म में ये कलरलेस होता है, ये वाइट होता है। एनहाइड्रस फॉर्म में आपको क्या करना है, इसमें वाटर ऐड, वो जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए ना, वो वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देने हैं आपको। ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करेंगे, आप देखेंगे एकदम से ये जो आपका CuSO4.5 टाइम्स H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इसकी ये जो CuSO4 की कैविटीज़ में है, इसकी कैविटीज़ में जाके बैठ जाते हैं, कुल मिला के इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, और आप देखेंगे एकदम से ये जो आपका सोल्यूशन होगा ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ये ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है। दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन एज ब्लू विट्रोल। इसको ब्लू विट्रोल भी पढ़ लेते हैं। ये जो आपका CuSO4.5 टाइम्स H2O है, ये कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट जो आपके पास है, इसको ब्लू विट्रोल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ब्लू विट्रोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये जो ब्लू कलर आ जाएगा ये कंफर्म करेगा कि आपके सैंपल में, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन रहा होगा। सो कैसे आप डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं, एक बार फिर से आपके पास जो सैंपल था जिसमें हाइड्रोजन था, उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, और हीट करने के बाद ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद उस वाटर को आप किसके साथ ट्रीट करेंगे, CuSO4 के सोल्यूशन के साथ, एनहाइड्रस CuSO4 के सोल्यूशन के साथ, जो व्हाइट कलर का होता है। जैसे आप ये वाटर मॉलिक्यूल उसमें ऐड कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CuSO4.5 टाइम्स H2O, जो ब्लू कलर का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके आप देख लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ में हीट किया, अगर तो कार्बन प्रेजेंट होगा तो आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज देखने को मिलेगा, और अगर तो हाइड्रोजन रहा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे लाइम वाटर से, और ये लाइम वाटर को मिल्क ही कर देगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वाटर मॉलिक्यूल जो आपके मिले, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को आप CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दीजिएगा, CuSO4 एनहाइड्रस फॉर्म के साथ ट्रीट कर लीजिए। आप देखेंगे एकदम से ब्लूइश कलर आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आए, बहुत इजी सा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा नंबर सेकंड पॉइंट, अब आपको डिटेक्शन करना है उन एलिमेंट्स का जो आपने ऊपर देखे, जिसमें आपका कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा था कि आपने नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है, सल्फर का डिटेक्शन करना है, हेलोजन्स का डिटेक्शन करना है। ठीक है, इनके डिटेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये एलिमेंट्स मोस्टली आपके कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, कोवलेंट बॉन्ड्स में रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, तो हमें सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना तो है, बट इनके कोवलेंट फॉर्म में डिटेक्ट नहीं किया जाता। हम इनके आयनिक फॉर्म में इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आयनिक फॉर्म में रिएक्शंस फास्ट होते हैं। तो पहला काम अपना ये होगा कि जो भी एलिमेंट्स कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, उनके कोवलेंट फॉर्म को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस चीज़ को करने के लिए आपको इनको सोडियम मेटल के साथ फ्यूज़ करना पड़ता है, इनको सोडियम मेटल के साथ में हीट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फ्यूजन ट्यूब लेना है। इस तरीके से आपको एक फ्यूजन ट्यूब मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इस फ्यूजन ट्यूब में आपने सैंपल रखा होगा, मान लीजिए आपका सैंपल है, ये सैंपल आ गया। ठीक है, और इसमें आपने सोडियम मेटल डाल दिया, ये सोडियम के मेटल आपने डाल दिया इसमें। ठीक है ना, थोड़ा सोडियम मेटल इसमें आपने डाल दिया। अच्छा, ये जो सोडियम मेटल आपने इसमें डाला, अब आपको क्या करना है, सोडियम मेटल के साथ में इसको फ्यूज़ करना है, कुल मिला के इसको हीट करना है। ठीक है, अब आप इसको हीट कर देंगे, इसको हीट कर लीजिए। अच्छा, कितना हीट करना है सर, इतना हीट करना है कि ये रेड हॉट हो जाए, आपका जो ट्यूब है वो बिल्कुल लाल हो जाए, रेड हॉट हो जाए। ठीक है, अच्छा जब आपने इसको हीट करके रेड हॉट कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको डिस्टिल्ड वाटर में डाल के कूल डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपने डिस्टिल्ड वाटर में डाल के इसको ठंडा कर लिया, और उसके बाद इसको क्रश कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक पेट्री डिश ले रखा और इसमें मैं इसको क्रश कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको क्रश कर लीजिए सिंपली, ये आपने क्रश कर लिया। अब हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, ये ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पूरे प्रोसेस में आपने ये किया कि जब फ्यूजन किया सोडियम मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स वगैरह प्रेजेंट थे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके आयनिक फॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपने सोडियम के साथ हीट कर रखा है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इस फॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, NaCN, सोडियम साइनाइड के फॉर्म में। अगर सल्फर रहा होगा तो आपको सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में सोडियम फ्यूजन करने के बाद देखने को मिल जाएगा। हेलोजन आपका सोडियम हैलाइड के फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे तो NaSCN, सोडियम थायोसल्फेट की फॉर्म में, ये थायोसाइनेट के फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये इनके आयोनिक फॉर्म्स हैं।
ये आयनिक फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, ये अपने क्रश कर लिया, तो इस क्रश्ड वाले में ये सारी चीज़ें होंगी, ये जो अपने क्रश किया है ना, इसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, आयनिक फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप फिल्टर कर लीजिए, और जैसे आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद आपका जो टेस्ट ट्यूब था, क्योंकि आपने जब क्रश किया था ना, तो टेस्ट ट्यूब भी साथ में क्रश हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ये जो आपका फ्यूजन ट्यूब था, ये भी साथ में क्रश हुआ था। तो जब आप फिल्टर कर दोगे तो आपका जो ये क्रश्ड पार्ट होगा इस ग्लास का, इस इग्निशन ट्यूब का, जो भी ट्यूब आप इसको नाम ले लो, फ्यूजन ट्यूब का, ये ऊपर रह जाएगा, और कुल मिला के आपका जो सोल्यूशन है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसको फिल्टर करने के बाद ये फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने फिल्टर कर लिया, और फिल्टर करने के बाद आपने सोल्यूशन निकाल लिया, फिर आप डिफरेंट उन सॉल्यूशंस को डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डिवाइड कर लोगे, क्योंकि अब इनके ऊपर आपको टेस्ट करना है। तो मान लीजिए सोल्यूशन इसमें आ गया, इसमें सोल्यूशन आ गया, इसमें सोल्यूशन आ गया, इसमें सोल्यूशन आ गया। ठीक है, मैंने 3-4 टेस्ट ट्यूब रख लिए, इन टेस्ट ट्यूब्स में मैंने इन सॉल्यूशंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब इनके ऊपर टेस्ट होगा, और आपको ये पता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है। अब सर, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट इनके आयोनिक फॉर्म में। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ये जो आपने निकाला ना, दिस इज कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, दिस इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और इसी को आप लेसाइन टेस्ट भी पढ़ लेते हैं, इसी को आप लेसाइन एक्सट्रैक्ट भी पढ़ लेते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका है, इसी को आप लेसाइन एक्सट्रैक्ट भी पढ़ लेते हैं। ओके जी, देखिए ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि क्यों इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे सोडियम की तरफ, और इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पे इनका रिएक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, सो दैट कि रिएक्शन फास्ट हो और डिटेक्शन आपका फास्ट हो जाए, इसीलिए इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए एक बार फिर से, हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया। अब मैं आपको ये बता रहा था कि उसके अलावा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एटसेट्रा, उनका आइडेंटिफिकेशन डायरेक्टली नहीं होता। सबसे पहले उनको कोवेलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, और इस कन्वर्जन के लिए आपको इनको सोडियम के साथ फ्यूज़ करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। और जब सोडियम के साथ इनको हीट किया जाए एक फ्यूजन ट्यूब में, उसके बाद इसको कितना हीट किया जाए, रेड हॉट कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा गर्म कर लिया जाए कि ट्यूब आपकी लाल हो जाए, और उसके बाद इसको क्रश कर लिया जाए। ठीक है ना, ठंडा करके डिस्टिल्ड, मान लीजिए कोल्ड वाटर में डाल के एकदम से इसको क्रश कर लिया जाए, और क्रश करने के बाद इसको फिल्टर कर लिया जाए। और फिल्टर करने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है वो उसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे, और ये उसके आयनिक फॉर्म है, सोडियम साइनाइड फॉर्म में, सोडियम सल्फाइड, सोडियम हेलाइड्स वगैरह फॉर्म में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आपने इनके डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया, अब इनके ऊपर आपको डिफरेंट टेस्ट करने हैं। ठीक है, अच्छा देख लीजिए, ये लिख रखा है यहाँ पे जो लेसाइन टेस्ट आपका है, कि जो भी साइनाइड, सल्फाइड या हेलाइड सोडियम के होंगे जो आपने ऊपर बनाए, वो जो बनेंगे उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्यूज्ड मास से, बिल्कुल जो मैंने आपको प्रक्रिया बता दी, बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में बॉयल, आपने जब क्रश किया ना इसको, फिर आपको क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में बॉयल करना है, और उसके बाद इसको फिल्टर कर देना है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट आपके पास मिलेगा, दिस एक्सट्रैक्ट इज नोन एज लेसाइन एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, PYQ में JK बॉस में ये सवाल आ रखा है। ठीक है, CBSE में तो आता रहता है, पर JK बॉस में भी ये सवाल आया हुआ है। सवाल ये था दैट व्हाट इज लेसाइन, व्हाट इज लेसाइन टेस्ट, या व्हाट इज लेसाइन एक्सट्रैक्ट, या व्हाट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, सवाल था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लेसाइन टेस्ट क्या होगा कि जो भी साइनाइड, सल्फाइड्स और हेलाइड्स होंगे सोडियम के, जो बनेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के टाइम पे, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके फ्यूज्ड मास से, मतलब ये भी जो मैंने बनाया ऊपर, ये वही चीज़ लिख रखी है। ठीक है ना, और डिस्टिल्ड वाटर के साथ इनको बॉयल करना है और उसके बाद फिल्टर करना है, तो आपके पास जो बनेगा दैट इज नोन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। जो कहानी मैंने ऊपर लिखी, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लीजिएगा, अब डिटेक्शन आपको करना है। अब जो आपने डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स बनाए थे, अब उन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर टेस्ट होंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स का डिटेक्शन किया जाए। तो सबसे पहले हम डिटेक्शन करते हैं नाइट्रोजन का, कि नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट किया जाता है। अच्छा, नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए आपको ये पता है कि नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है, तो इसको हमने इसके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा था, और वो फॉर्म कौन सा था, NaCN, ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका NaCN था, मैंने एक टेस्ट ट्यूब पकड़ा और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर NaCN था। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था आपका, NaCN। वो जो टेस्ट ट्यूब के सैंपल्स मैंने ऊपर बना रखे हैं, आपको सिंपली इसको हीट करना है
आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है। सो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने निकाला था, उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉयल किया जाएगा किसके साथ में, आयरन सल्फेट के साथ में, और आयरन सल्फेट के साथ में फ्यूज़ करने पे, आयरन सल्फेट के साथ हीट करने पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक कंपाउंड आपके पास बनेगा दैट इज सोडियम हेक्सासायानोफिरेट। ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, दिस इज नोन एज सोडियम हेक्सा, 6 बार CN है, हेक्सा सायानोफिरेट, सोडियम हेक्सासायानोफिरेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दो जो जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखा है वो इस बात को देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि सोडियम हेक्सासायानाइडो कोऑर्डिनेशन में लिखा जाता है, बट नेवरदलेस ये कोई गलत नाम नहीं है, इस तरीके से भी इसका नाम रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज सोडियम हेक्सासायानोफिरेट, सोडियम हेक्सासायानोफिरेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो कंपाउंड आपके पास बना, इस कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर देंगे, और जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट कर देंगे तो कुछ आपके Fe+2 आइंस Fe+3 आइंस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहाँ पे जो आयरन प्रेजेंट था आपका वो +2 में प्रेजेंट था, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हीट करने पे कुछ आपका Fe+2 आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 आयन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, जो आपका Fe+3 आयन था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब आपने ये कंपाउंड लिखा तो इसमें से कुछ Fe+2 आयन्स H2SO4 के साथ हीट करने पे, ट्रीट करने पे Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब तीन स्टेप में, एक्चुअली में जो डिटेक्शन किया जा रहा है 3 स्टेप में होता है, Fe+3 में कन्वर्ट हो गए। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो Fe+3 आइंस होंगे, ये कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो चुके थे, और ये जो कंपाउंड आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट था वो वैसे ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये कंपाउंड ऐसे है, अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, जो बच्चा पहली बार इसको देख रहा है कि सर ऊपर तो कुछ और कंपाउंड लिखा हुआ था, यहाँ पे तो कुछ और है, बिल्कुल वही कंपाउंड है, बस सोडियम को हटा के आयनिक फॉर्म में लिखा गया है। तो ये कुछ इस तरीके से था, Na4 देन FeCN6, इस तरीके से था ना। अब 4 टाइम सोडियम को हटा के मैं पॉजिटिव वालों को हटाऊंगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा लूंगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको मेंटेन रखना है। तो सिंपली मैंने सोडियम को हटा रखा है और इसके आयोनिक फॉर्म में इसको लिख रखा है, ठीक है। सो ये वही आपका सोडियम हेक्सासायानाइडो या हेक्सासायानोफिरेट था, बस सोडियम को हटा रखा और आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को लिख रखा है। फिर आप क्या देखेंगे कि जो Fe+3 आइंस ऑक्सीडाइज होके बने थे वो इस सोडियम हेक्सासायानोफिरेट के साथ रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद एक बहुत कलरफुल कंपाउंड बनाएंगे। जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो आप देखेंगे एक बहुत कलरफुल कंपाउंड आपके पास बनेगा, एंड दैट कलरफुल कंपाउंड इज नोन एज प्रशियन ब्लू। इसको प्रशियन ब्लू भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड आपके पास बनेगा, इसको प्रशियन ब्लू पढ़ लेते हैं, दैट इज Fe4 देन FeCN6 थ्राइस, दिस इज प्रशियन ब्लू। अगर इसका नाम आप लिखना चाहें तो दिस इज सिंपली आयरन, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको 3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, जो बाहर वाला आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आपको देखने को मिल जाता है। देन सेम अंदर वाला सेम होगा, हेक्सासायानो एंड फिरेट, हेक्सासायानोफिरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आपको देखने को मिल जाएगा अंदर वाले का, ठीक है ना। सो इसका नाम आ जाएगा, बट नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, इसका सिंपली पर्शियन ब्लू भी आप लिख के चल सकते हैं। एंड X टाइम्स H2O आपको साथ में X टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में, सॉल्वेटेड फॉर्म में इसके साथ में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस नाइट्रोजन इज डिटेक्टेड इन लेजाइन टेस्ट, किस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बहुत शॉर्टकट में आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए आपने क्या किया, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए आपने जो लेसाइन टेस्ट किया था, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपके पास था, उसमें आपको NaCN मिल गया था, ठीक है। और इस NaCN को आपने क्या किया, NaCN को आपने हीट कर दिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं जो स्टेप 1 आपका था, आयरन सल्फेट के साथ आपने हीट कर दिया था इसको, तो इसको हमने हीट कर दिया था आयरन सल्फेट के साथ, ठीक है। मैं रफली सा आइडिया दे रहा हूँ आपको अब शॉर्टकट में कि आपको कैसे याद रहे। अच्छा, ये किस में कन्वर्ट हो गया था सर, ये कन्वर्ट हो गया था FeCN6 एंड -4, ठीक है। मैं सोडियम हटा के बात कर लेता हूँ, दैट इज सोडियम हेक्सासायानोफिरेट में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद आपने क्या किया, H2SO4 के साथ में इसको हीट कर दिया, बॉयल कर दिया, ट्रीट कर दिया, और रिएक्ट करने के बाद कुछ Fe+2 आपके, कुछ Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो गए थे, और फिर जो कुछ Fe+3 में कन्वर्ट हुए थे वो इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज FeCN6 के साथ 4 नेगेटिव, और रिएक्ट करने के बाद बना लेते हैं पर्शियन ब्लू। और ये पर्शियन ब्लू, ये इंटेंस ब्लू कलर का जो कंपाउंड आपके पास बनेगा, ये कंफर्म करता है कि नाइट्रोजन आपके पास प्रेजेंट था। तो ध्यान दीजिएगा, पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन क्या कंफर्म करता है, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई, राइट। अच्छा, सेकंड आप देखेंगे डिटेक्शन ऑफ सल्फर, के सल्फर को कैसे डिटेक्ट किया जाए। अच्छा, सल्फर को डिटेक्ट, ये जो भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सबका सब एनसीईआरटी एंड दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज फॉर नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स, ठीक है। अब सल्फर को कैसे डिटेक्ट किया जाए, सल्फर को डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं। वन इज लेड एसीटेट टेस्ट एंड सेकेंड इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों, ठीक है। अच्छा, ये एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये पहले भी आपके नीट में इससे क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, जैसे पर्शियन ब्लू है इस पर पहले भी सवाल बना है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, और इससे भी सवाल आए होंगे, जो आगे आप पढ़ेंगे उनसे भी सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं, तो सबका सब इंपॉर्टेंट है। तो पहला हम देख लेते हैं सल्फर के डिटेक्शन के लिए लेड एसीटेट टेस्ट, कि कैसे लेड एसीटेट से आप सल्फर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने लिया, आप ध्यान में रख लीजिएगा, वही दूसरा टेस्ट ट्यूब, ध्यान में आपको जो आपने टेस्ट ट्यूब लिए थे, ठीक है, एक तो हमने ऊपर यूज़ कर लिया नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए, मान लीजिए आपने दूसरा टेस्ट ट्यूब पकड़ लिया, जो टेस्ट ट्यूब 2 आपने ले लिया, टेस्ट ट्यूब 2। अब इसमें वही सारे कंपाउंड दोबारा प्रेजेंट है, वही सारे आयनिक फॉर्म्स दोबारा प्रेजेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें सिर्फ सल्फर नहीं था, इसमें वो NaCN भी था, Na2S भी था, वो NaX भी था, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। हम बस स्टेप वाइज कंफर्मेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का सेपरेटली, अदरवाइज वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में हम सल्फर के लिए डिटेक्शन करेंगे, तो हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, जिसमें आपका सल्फर कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट था, सोडियम सल्फाइड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था जिसमें सल्फर सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट था, इसको एसिडिफाई किया जाता है एसिटिक एसिड के साथ। तो आपको क्या करना है, इसको एसिटिक एसिड के साथ, अच्छा एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई क्यों करना है आपको, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए पहले। ऐसा इसीलिए सो दैट कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया था, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने लिया, इसमें बाकी एलिमेंट्स भी तो प्रेजेंट थे, सो उन सब के साथ में इंटरफेरेंस ना हो, रिएक्शन में कोई गड़बड़ ना हो, और आपको एक करेक्ट जो भी आप करना चाह रहे हैं करेक्ट प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर के थ्रू आपको एक सल्फर का पीपीटी मिल जाए, और किसी और आयन के साथ में इंटरफेरेंस देखने को ना मिले, उस चीज़ के लिए आप एसिटिक एसिड के साथ इसको एसिडिफाई करते हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि बाकी वालों के साथ एसिडिफाई क्यों नहीं किया, ये बात भी मैं साथ में लिख दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिटिक एसिड के साथ क्यों एसिडिफाई किया जाएगा, सबसे पहले इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर एलिमेंट्स, याद रखिएगा, ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि बाकी एलिमेंट्स की वजह से कोई इंटरफेरेंस ना हो। अब किसी के दिमाग में ऐसी बात आई कि सर एसिटिक एसिड ही क्यों यूज़ किया, या वीक एसिड क्यों यूज़ किया, एसिटिक एसिड का मतलब वीक एसिड यूज़ किया आपने, ठीक है, क्यों HCl यूज़ नहीं किया। अगर हम HCl यूज़ कर लेते तो आप देखते जो PB आपका था वो PbCl2 बना लेता, वाइट पीपीटीज बन जाते और डिटेक्शन हो नहीं पाता। अच्छा, अगर आपने H2SO4 यूज़ कर लिया होता तो PbSO4 बन जाता, PbSO4 के भी आपको वाइट पीपीटीज देखने को मिल जाते और डिटेक्शन नहीं हो पाता। सो कुल मिला के इनका यूज़ इसलिए हमने नहीं कर रखा, और सिर्फ कौन सा यूज़ कर रखा है, एसिटिक एसिड का। अच्छा, उसके बाद एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लेड एसीटेट के साथ ट्रीट कर देंगे, ठीक है, लेड एसीटेट इसमें ऐड कर देंगे, और जैसे आप इसमें लेड एसीटेट ऐड कर देंगे, आप क्या देखेंगे कि आपका टेस्ट ट्यूब था, इस टेस्ट ट्यूब में Na2S था, आपने एसिटिक एसिड के साथ इसको एसिडिफाई किया, और उसके बाद आपने इसमें लेड एसीटेट ऐड कर दिया। सो लेड एसीटेट आपने इसमें ऐड कर दिया, और लेड एसीटेट ऐड करने के बाद अब देखेंगे ब्लैक कलर के पीपीटीज आपके पास बनेंगे, ठीक है, ब्लैक कलर के पीपीटीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक पीपीटीज, राइट। ये देख लीजिए रिएक्शन लिख रखा है सोडियम सल्फाइड, और ये आगे आपका लेड एसीटेट, एसीटेट इज CH3COO नेगेटिव आइन, ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं थोड़ा सा अगर इसको ओपन करके लिखूं, दिस इज Na2S प्लस दिस इज PB एंड दिस इज, इस तरीके से होगा, Pb+2 एंड COO नेगेटिव, या O नेगेटिव देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, सिमिलरली O नेगेटिव देन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसको लेड एसीटेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेड एसीटेट के साथ आपने इसको ट्रीट कर दिया, और ट्रीट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, लेड सल्फाइड के ब्लैक पीपीटीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो ब्लैक पीपीटीज आपको मिल जाएंगे वो किसके मिलेंगे, लेड सल्फाइड के, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक पीपीटीज ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, ये सल्फर के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, कंफर्म करता है। सो ब्लैक पीपीटीज का फॉर्मेशन, सो काफ़ी इजी सा है, ठीक है ना, बहुत हल्की सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दी, इजी लैंग्वेज में कि आपको क्या करना है, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपने लिया, उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई कर लीजिए,
और एसिडिफाई क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए सो दैट बाकी आयंस के साथ में कोई इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है, और सिर्फ सल्फर का ही पर्टिकुलर डिटेक्शन हो जाए। और उसके बाद आपको लेड एसीटेट उसमें ऐड कर देना है, और जैसे आप लेड एसीटेट इसमें ऐड कर देंगे तो ब्लैक पिपिटीज बन जाएंगे लेड सल्फाइड के, और ये ब्लैक पिपिटीज लेड सल्फाइड के कंफर्म करते हैं सल्फर की प्रेजेंस को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ये पहला टेस्ट सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज लेड एसीटेट टेस्ट। नाउ सेकेंड टेस्ट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट है जो सल्फर को कंफर्म करता है, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब इस टेस्ट में आपको क्या करना है, बिल्कुल वही जो चल रहा था। तो आपने क्या किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया, बिल्कुल आपने वही टेस्ट ट्यूब ले लिया सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जिसमें Na2S था, सोडियम सल्फाइड था, और इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ आपने ट्रीट कर दिया। सो दिस कंपाउंड इज नॉन एज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसको हम पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट कर दिया, और अब देखेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करने पे आपको कुछ नहीं करना है, कंपाउंड याद रखना है, दैट इज Na2FeCN5। देखिए ऊपर आपका चल रहा था FeCN6, यहाँ पे आपको याद रखना है FeCN5, और साथ में बस NO याद रख लेना है, नाइट्रोसाइल ग्रुप होता है ये, NO याद रख लीजिए। और आपको जब इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ ट्रीट करना है तो आप सिंपली सल्फर को ऐड कर दो इसमें, बस इतना आपको करना है। बताइए, तो Na4FeCN5 और NOS, सो NO से क्या बन जाएगा, NOS। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बनेगा ये वायलेट कलर का होता है, तो ये जो वायलेट कलर का कंपाउंड आपके पास बनेगा ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ सल्फर। सो इसकी वजह से सल्फर का जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट होगा। अब कोई बच्चा इनका नाम याद रखना चाहे, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट कोई याद रखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये जो कंपाउंड आपके पास है दिस इज सोडियम, ये आपने देख लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद CN आप देख सकते हैं 5 टाइम्स प्रेजेंट है, सो दिस विल बी पेंटा सयानो, राइट, पेंटा सयानो के 5 टाइम आपके पास CN प्रेजेंट था। और उसके बाद ये जो ग्रुप आपका NO है इसको पढ़ते हैं नाइट्रोसाइल, एंड देन F इज फिरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 हो जाता है, ठीक है। ये इस कंपाउंड का नाम होगा। अच्छा, अगले वाले का अगर आप लिखना चाहें, सिमिलरली साथ में सोडियम स्टार्टिंग में आ जाएगा तो इसको भी हम लिख लेंगे सोडियम, और उसके बाद पेंटास बिल्कुल सेम, सो पेंटासयानो या पेंटासायानाइडो दोनों तरीकों से लिखा जाता है, पेंटासयानो। और उसके बाद जो NOS था, NO को हमने नाइट्रोसाइल पढ़ा था, और जो सल्फर आ गया, सल्फर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थायो नाम से पढ़ लेते हो, ठीक है। सो इसको मैं लिख लूँगा थायोनाइट्रोसाइल, या आपको बहुत सारे डिफरेंट तरीके से इसको नाम देखने को मिल जाता है, इसी को आप लिख सकते हैं नाइट्रोसाइल, सल्फाइडो, इसको आप सल्फाइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फेरेट लिख देना, आप लास्ट पे आपको फेरेट लिख देना है, ठीक है। और फिर फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मेंशन कर, वो 2 आ जाएगा आपका सिंपली, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं सल्फर का, ठीक है। फिर से एक बार क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि सल्फर को कैसे 2 तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। पहला तरीका लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट में आप क्या करेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे और इसको लेड पहले एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करेंगे, और उसके बाद लेड एसीटेट इसमें ऐड कर देंगे। ब्लैक कलर के पिपिटीज आपको लेड सल्फाइड के देखने को मिल जाते हैं जो सल्फर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। सेकंड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, आपको क्या करना है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेना है, इसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट कर देना है, और इसके साथ ट्रीट करने पे फॉर्मेशन हो जाएगा एक वायलेट कलर के कंपाउंड का, और जो वायलेट कलर का कंपाउंड बनेगा ये वायलेट कलर का कंपाउंड डिटेक्ट करता है सल्फर की प्रेजेंस को। ये आ गया आपके पास दूसरी बात, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि कभी कभार कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, आपने स्टार्टिंग में भी देखा था। तो आप मान लीजिए आपने जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया है उसमें नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ प्रेजेंट होंगे तो SCN की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, SCN नेगेटिव NaSCN की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब ये एक साथ प्रेजेंट हैं, इसकी डिटेक्शन को, इसकी प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि अगर एक साथ प्रेजेंट है तो कैसे डिटेक्ट करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे तो आपको पता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो आपने बनाया था, जो लेसाइन एक्सट्रैक्ट आपने बनाया था, उसमें ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, NaSCN की फॉर्म में, सोडियम थायोसाइनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस सैंपल को, ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आपका था जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये इनको आपने ट्रीट करना है न्यूट्रल FeCl3 के साथ, और न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करने पे आपको रेड ब्लड कलरेशन देखने को मिल जाएगा। ये PYQ है, ये नीट 2000 पॉसिबली
22 में भी आया था, 22 या 23 में आ रखा था, ठीक है ना। ये पहले भी सवाल आपका नीट में आ रखा, यहाँ से टू द पॉइंट सवाल था, डायरेक्टली बस इतना पूछा था कि जो रेड ब्लड कलर का कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा। और ये एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ, जेके बॉस के सिलेबस का पार्ट है सबका सब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, तो आपने क्या किया, ये जो NaCN आपके पास प्रेजेंट था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में, इसको आपने न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट कर दिया, और न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करने पे ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा FeSCN थ्राइस में, और ये जो FeSCN थ्राइस होगा ये रेड ब्लड कलर देता है, और ये रेड ब्लड कलर डिटेक्ट करता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ थे। सो अगर दोनों एक साथ होंगे, इस चीज़ को कंफर्म करना है, तो आप सिंपली न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट कर देंगे और आपके पास रेड ब्लड कलर का एक कंपाउंड बन जाएगा जो इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और ये कंपाउंड कौन सा होगा, FeSCN थ्राइस। ये कंपाउंड सब आपको याद रखने पड़ेंगे। सो FeSCN थ्राइस का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद ये काफ़ी सिंपल है कि अगर आपको हेलोजेंस का डिटेक्शन करना है तो हेलोजेंस की डिटेक्शन कैसे की जाए। तो आपने क्या किया, आपने टेस्ट ट्यूब लिया, जिस टेस्ट ट्यूब में क्या था, आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो NaX जिसमें आपका प्रेजेंट था। अब ये X क्या होगा, तो ये X हो सकता है Cl हो, Br हो, I हो। अच्छा, F नहीं, F की डिटेक्शन इस तरीके से नहीं हो सकती, इसलिए लिखा नहीं गया है यहाँ पे। फ्लोरीन की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई है, ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का डिटेक्शन इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से इन बाकियों का हो रहा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर आपने क्या किया, आपने सिंपली अगर आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट था NaX की फॉर्म में, तो हो सकता है NaCl हो सकता है NaBr हो, या हो सकता है NaI हो, ठीक है। NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaI हो सकता है। तो आपको इनको हीट करना है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन के साथ, AgNO3 के साथ। और जैसे ही आपने AgNO3 के साथ इनको ट्रीट किया तो आप देखेंगे यहाँ से AgCl के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ये बना लिया आपने AgCl के प्रेसिपिटेट जो व्हाइट कलर के होते हैं। यहाँ से आपको AgBr के पिपिटीज देखने को मिल जाते हैं, तो AgBr के पिपिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो पेल येलो कलर के होते हैं, उतना ज़्यादा डार्क येलो कलर नहीं होता इनका, ठीक है। और उसके बाद आप AgI के पिपिटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आयोडीन प्रेजेंट होगा तो AgI के येलोइश कलर के पिपिटीज होते हैं, बहुत इंटेंस येलो कलर आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिएगा कंफ्यूजन कहाँ पे होगा। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आपके सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्लोरीन था, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई क्योंकि AgNO3 के साथ ट्रीट करने पे वाइट पिपिटीज मिल गए, ठीक है, कंफर्म हो गया। लेकिन अब आप जब आयोडीन या ब्रोमीन के लिए टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको दोनों के केसेस में येलो पिपिटीज देखने को मिल जाएंगे। सो अब और ज़्यादा कन्फर्मेशन के लिए, कि आप और ज़्यादा कन्फर्म कर पाएँ कि वेदर आपका ब्रोमीन प्रेजेंट था या आयोडीन प्रेजेंट था, इसके लिए ये जो पिपिटीज आपके बनते हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक बीकर लेना है, इस बीकर में आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेना है, NH4OH, कुल मिला के आपको बेस लेना है, बेसिक सोल्यूशन लेना है, और ये जो भी पीपीटीज आपके बने इनमें ऐड कर दीजिए। अच्छा, जैसे AgCl था वैसे तो आप ऐड ना भी करो तब भी चलेगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो गया था कि वाइट वाला था ये बिल्कुल अलग था एज कंपेयर टू जो दो आपके येलो वाले थे। तो आपने क्या किया, सिंपली इसमें AgCl ऐड कर दिया, और AgCl ऐड करने के बाद आपने देखा कि ये AgCl इसमें सॉल्युबल होगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी अपने पास कंफर्म हो चुका था, आपको सॉल्युबल करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आप करना चाहें तो आप देखेंगे ये सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो AgBr होगा, जब AgBr को आप इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा, पार्शली सॉल्युबल होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल भी नहीं है और इनसॉल्युबल भी नहीं है, ये पार्शली सॉल्युबल पार्शली मिसिबल आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो AgI होगा ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा। तो जब आपने AgI और AgBr में अंतर करना था, डिफ्रेंशिएट करना था, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद आप ये देखेंगे कि अगर तो ये पार्शली सॉल्युबल है तो AgBr रहा होगा, और अगर ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है तो आपका AgI रहा होगा। सो दीज आर द डिटेक्शन टेस्ट फॉर हेलोजन। सो ये काफ़ी सिंपल से हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए कि जो आपके साइनाइड्स और सल्फाइड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में लेसाइन टेक्स्ट के साथ ये इंटरफेयर कर सकते हैं जब आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करो हेलोजन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप हेलोजन्स की डिटेक्शन करो तो जो साइनाइड और सल्फाइड थे, ये जो आपके पास NaCN था और ये जो Na2S था, ये इंटरफेयर कर सकते हैं किसके साथ में इंटरफेयर कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट के साथ में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने किया ना, ये जो टेस्ट आपने कर रखा है NaX के लिए या हेलोजन्स के लिए, इसको आप पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। दिस इज नोन एज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आपको AgCl, AgBr और AgI में, या कुल मिला के NaCl, NaBr और NaI में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आप यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, उसके लिए आपको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट करना पड़ता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। देखिए ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात।
सो इंटरफेयर ना करें Na2S और इंटरफेयर ना करें NaCN रिएक्शन में जब आप डिटेक्शन कर रहे हैं हेलोजन्स का, इसके लिए इनको नाइट्रिक एसिड के साथ में हीट किया जाता है, HNO3 के साथ ट्रीट किया जाता है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड क्या कर लेता है? नाइट्रिक एसिड इन दोनों को HNO3 नाइट्रिक एसिड इन दोनों को इनको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट करके पूरी रिएक्शन मिक्सचर से हटा देता है, इनको डिकम्पोज कर देगा और डिकम्पोज करने के बाद हटा देगा। जो Na2S आपको देखने को मिल रहा है ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की फॉर्म में हट जाएगा, और जो NaCN आपको देखने को मिल रहा है ये HCN गैशियस फॉर्म में हट जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, और इसकी वजह से आप क्या देखेंगे कि इंटरफेरेंस नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये खुद में अच्छा सवाल है, मैं सवाल की फॉर्म में लिख देता हूं कि वाई सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट is boiled with या heated with nitric acid before सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से पहले इनको बॉयल क्यों किया जाता है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ऐसा इसलिए सो दैट जो आपका साइनाइड और सल्फाइड प्रेजेंट होगा वो रिएक्शन में इंटरफेयर ना करे, इसलिए इनको नाइट्रिक एसिड के साथ हीट किया जाता है। जो नाइट्रिक एसिड इनको डिकम्पोज करके इनके गैशियस फॉर्म में इनको उड़ा देता है, और फिर किसी भी तरह का इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये वाले डिटेक्शन टेस्ट जेके बॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो टेस्ट फॉर सल्फर है ये जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिए, जो इसको देखना चाहे वो देख सकता है, स्क्रीनशॉट उठा सकता है, बट जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इसको स्किप कर देना, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ पे आप देखेंगे येलो कलर के पीपीटीज देखने को मिल जाएंगे। सल्फर के डिटेक्शन के लिए आपको येलो कलर के पीपीटीज देखने को मिल जाते हैं, ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, सिंपल है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, बट ये जेके बॉस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट थी। एक क्विक रिवीजन में आपको दे देता हूँ, क्विकली मैं आपको वापस बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी। सो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी हैव टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ व्हाट आर दोज एलिमेंट्स व्हिच वी कैन आइडेंटिफाई इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, phosphorus, etc. Now, how can we detect the presence of carbon and hydrogen? So, to detect the presence of carbon and hydrogen, we first have to heat the organic compound with copper oxide, and if carbon is present, then it get oxidized to carbon dioxide, and if hydrogen is present, then it get oxidized to water. And then after getting converted into carbon dioxide and water, this carbon dioxide is passed through lime water, which turns lime water milky due to the formation of calcium carbonate, white PPTs. And if water is formed, then it has to be passed through CuSO4 solution, which is anhydrous, which is white in color, and then it turns blue. It gives rise to a compound that is known as blue vitriol. So this formation of milkiness and this formation of blue color compound can confirm the presence of carbon and hydrogen. Now after that, in order to confirm the presence of the nitrogen, the sulfur, the halogens, and the phosphorus, they cannot be done directly since they are present in covalent form in organic compounds. So we first have to convert them into ionic form, and that can be done by fusing them with sodium metal. So we have to fuse them with sodium metal, and upon fusing them with sodium metal, they get converted into their ionic forms, and in their ionic forms, they are more reactive, their reactions are fast, and we can confirm their presence radially or very fast. Now this lysine, this sodium fusion extract is also known as lysine test. That is the compound, the ionic forms formed when sodium is heated with the organic compound, and they get converted into sodium cyanide, sodium sulfide, sodium halides, and etc. This is known as sodium fusion extract. Now, and this is also known as lysine extract. Now, how do we detect the presence of nitrogen? So, presence of nitrogen can be detected in the further in the following steps. In first step, the sodium fusion extract, that is containing NaCN, nitrogen in the form of NaCN, is heated with FeSO4, that is iron sulfate. It get converted into a compound known as sodium hexacyanoferrate, and then this sodium hexacyanoferrate is heated with sulfuric acid, and some of the Fe+2 ions get oxidized to Fe+3 ions. Now, those Fe+3 ions can react with this sodium hexacyanoferrate, and it forms a very intense blue color compound known as Prussian blue. And the formation of this Prussian blue can detect the presence of nitrogen. It confirms the presence of nitrogen. The second is sulfur. The presence of sulfur can be detected by two tests. One is lead acetate test, another one is sodium nitroprusside test. Now in lead acetate test, the sodium cyanide, which is obtained from the sodium fusion extract, is heated with lead acetate. It is first treated with acetic acid, right? You have to remember this. It is first acidified with acetic acid, and then the lead acetate is added into it,
and we get black color PPTs of lead sulfide which confirms the presence of sulfur. Now the next test is sodium nitroprusside test. In sodium nitroprusside test, the sodium fusion extract which contains sodium sulfide is treated with this sodium nitroprusside, and it forms a violet color compound, and this violet color compound, the IUPAC name I have already told you, detects the presence of sulfur. Now the third important point that you have to remember, that there are certain cases where nitrogen and sulfur both are present in organic compounds, and in order to detect them together, we have done their separate detection. Now in order to detect them together, this sodium thiocyanate, that is the sodium fusion extract which contains sulfur and nitrogen together in the form of sodium thiocyanate, is treated with neutral FeCl3, and it forms a red blood color compound known as FeSCN thrice, which confirms the presence of both sulfur and nitrogen. Now after that, test for halogens, which is known as silver nitrate test. So the sodium fusion extract which contain NaX, which contains sodium halides, it could be sodium chloride, sodium bromide and sodium iodide, and not sodium fluoride. Why? Because sodium fluoride cannot be detected in this manner. There is a different strategy for that. Now NaCl, if present, treated with AgNO3, we get white PPTs of AgCl. In case of NaBr, we get white PPTs of AgBr, and in case of NaI, we get yellow PPTs of AgI. In case of AgBr, we also get yellow PPTs, right? Now in order to confirm that whether AgCl, AgBr or AgI is formed, we have to add all these AgCl, AgBr and AgI in a solution of ammonium hydroxide. This AgCl if formed, it will be soluble. AgBr is sprangly soluble, whereas this AgI is insoluble in NH4OH. Now another important point is that whenever the silver nitrate test for halogen, for the detection of halogen is done, we first have to treat the sodium fusion extract with nitric acid. Why we have to treat this with nitric acid? In order to decompose the compounds, that is in order to decompose the sulfur, in order to decompose the nitrogen present in their ionic forms, so that they should not interfere with the test done for the halogens, so that these Na2S and Na2Cn would not interfere with the silver nitrate test. So in order to avoid their interference, we have to remove these from the sodium fusion extract, and that can be done by treating with nitric acid, which converts them into hydrogen sulfide and hydrogen cyanide form in their gaseous form, and they can be easily removed from the sample from the sodium fusion extract, and then silver nitrate test can be performed, right? और ये आ गया आपका फास्फोरस वाला. So I hope ये बातें आपको समझ में आ गई. So thank you so much for watching.